नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं। आइए आज इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है जी, इसे हिंदी में कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में हमें बात करनी है। ध्यान दीजिए। देखो, कोई एक पृष्ठ है ना, कोई भी एक पृष्ठ हो सकता है। ठीक है जी, इस तरीके से मान लो। तो इस पृष्ठ से जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है जी, वैद्युत बल रेखाएं जानते हो आप। वैद्युत बल रेखाओं का है ना क्या होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने 12th क्लास में। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, यानी ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं है ना, जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं इन्हें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दीज लाइंस विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ठीक है जी, तो जानते होंगे आप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है जी, कर लोगे। या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इन्हें कहते हैं। और इस किसी पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, उसे ही आप क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है जी, तो इसका मतलब, इसका मीन्स क्या हुआ, यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है जी, और जो कैसे गुजर रही हैं, परपेंडिकुलरली गुजर रही हैं। देख लो, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है। सरफेस ऐसे है पृष्ठ, तो ये ऐसे जा रही है, तो 90 एंगल बन रहा है नहीं। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, यानी मैंने क्या बताया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है जी, तो मैं लिख देता हूँ, ये सरफेस है। ठीक है जी, तो क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है जी, पासिंग थ्रू क्लियर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। ठीक है जी, एनी क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस यानी बंद पृष्ठ, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है जी, एनी क्लोज्ड सरफेस या एनी क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस, है ना, इमेजिनरी वर्ड भी लगा सकते हो, इमेजिनरी यानी काल्पनिक। ठीक है जी, तो ये क्या कहलाती हैं, ठीक है, लिख देना, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है जी, तो किसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या है, नंबर है। जैसे इसमें 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होकर के जा रही हैं, आप देख सकते हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 3 है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसका मतलब है जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होकर के जाएंगी किसी क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस से, ठीक है, किसी क्लोज्ड सरफेस से, वो उनकी जो संख्या है वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है वो फॉर्मूले पर आधारित तरीके से देंगे। और फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, आइए देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और इसे प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं फाई ई से। किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले के आधार पर ही आप डेफिनेशन दे सकते हो। तो पहले तो आपको वही लिखना है जो मैंने मीन्स लिखवाया है ना, डायग्राम बना देना है, और फिर डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन अब लिखेंगे तो देखो, स्केलर प्रोडक्ट है या नहीं, अदिश गुणनफल डॉट आता है जिसमें किस किस की स्केलर प्रोडक्ट है, तो वैद्युत क्षेत्र सदिश यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और
एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश, दोनों की क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि अदिश गुणनफल है। तो आप क्या कहेंगे, द स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है जी, द स्केलर प्रोडक्ट किस किस का, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मतलब वेक्टर ई, वैद्युत क्षेत्र सदिश, ठीक है जी, एंड ये है एरिया वेक्टर, वेक्टर ए, ठीक है जी। इनकी स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि अदिश गुणनफल है। तो इसे ही आप क्या कहते हैं, लिख देना, इज नोन एज, ठीक है जी। तो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वेक्टर ई एंड एरिया वेक्टर, वेक्टर ए इज नोन एज, ठीक है जी, क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और नेक्स्ट लाइन में लिखना, इट इज डिनोटेड बाई फाई ई, इसे आप किससे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है जी। फिर आप नेक्स्ट लाइन में ये फॉर्मूला लिख देना, दैट इज करके, अर्थात करके, और इसे बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है जी। डॉट को हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं डॉट को हटाते हैं, आपको एक फॉर्मूला पता होगा ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कोस थीटा, पढ़ा है ना। तो ऐसे यहाँ बताओ क्या आएगा, ई ए कोस थीटा, ठीक है जी, ये ई ए कोस थीटा हो जाएगा। और वेयर थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन, ठीक है जी, एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए, वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का एंगल है, ठीक है जी। एक डायग्राम के माध्यम से समझ लो कैसा एंगल है, जैसे देखो इस तरीके से समझो, है ना, कोई एक सरफेस ले लो, किसी भी शेप का ले लो, है ना, मान लो ये है कोई शेप, ठीक है। तो इस पर जो एरिया वेक्टर है, ये दूसरे डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ इस बात को। तो देखो ऐसे देख लो इसे, तो एक कोई, है ना, क्या है, प्लेन है, सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से ऐसे जा रही हैं, ठीक है जी। इससे इधर वाला भाग नहीं दिखेगा क्योंकि ये पीछे की साइड है, ठीक है जी। ऐसे रखा है सरफेस और ऐसे जा रही है, ऐसे, है ना, ठीक है जी, इस तरीके से आर पार होके जा रही है बीच से, है ना। तो ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दर्शाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो दिखाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिख रही होगी आपको, ठीक है जी। और साथ में आप देख के बताओ, जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर मैं आपको बता दूं, नहीं तो पता होना चाहिए आपको, जैसे कोई सरफेस है ये, और इसका एरिया कितना है, ए, तो जो इसका एरिया है ना, इसका एरिया ए है, और इसका जो एरिया वेक्टर है, वेक्टर ए, वो इसके सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। ये चीज़ अलग को नोट कर लेना, है ना, सरफेस के कैसा होता है एरिया वेक्टर, ये तो सरफेस है, और इसका जो एरिया है उसका एरिया वेक्टर, एरिया का एरिया वेक्टर, इसे एरिया वेक्टर ही कहते हैं। एरिया वेक्टर सरफेस के कैसा होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, पृष्ठ के कैसा होगा, लंबवत। तो क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है, ये बात आप 12th क्लास में पढ़ के आए होंगे, बाकी फिर भी मैंने बता दी। तो देखो ये ऐसे रखा है सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, है ना, इस तरफ। तो देखो वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच एंगल कितना बना, थीटा, ये वाला एंगल है ये थीटा, जो वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का एंगल है, ठीक है जी। कर लोगे, तो इतना नोट करना है, ये फॉर्मूला नहीं, पहले ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, और फिर ये डायग्राम बना देना साइड में, कर लोगे। तो मैंने बता दिया है वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, और थीटा क्या है वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है जी।
चलो, तो इसकी डेफिनेशन आए ना, मीन्स आए, डेफिनेशन आए, तो इतना करना है। अब इसका डेरिवेशन नोट कर लेते हैं पूरा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, बाकी साथ साथ नोट करते चला करो, ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है जी, देखो बात सुनो, कोई एक सरफेस मान लो, ठीक है जी, कोई भी सरफेस किसी भी आकृति का, इसका पूरे का एरिया मान लो ए है, तो मैंने मान लिया इतने का एरिया, मान लो इतने का एरिया कितना है, डी ए, ठीक है जी, कितना है, डी ए, ठीक है जी, सेंटर ओ है इसका। तो आप एक बताओ, मान लो यहाँ पर है पॉइंट पी, या चलो यहाँ मान लो, तो पॉइंट पी पर, ठीक है जी, और मान लो इसके सेंटर पर रखा है प्लस क्यू चार्ज, क्या रखा है, प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज से, प्लस चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं, तुम्हें पता है। पॉइंट पी पर देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी या नहीं, ठीक है, कैसे होगी, बाहर की ओर, क्लियर है। या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, वो तो हर तरफ चलती है, इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, हर तरफ चलेगी। तो वेक्टर ई आप ऐसे दिखा लो चाहे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। और आपको एक बात मैंने बताई, क्या बताई मैंने आपको, एक बात बताई मैंने कि सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, कौन, एरिया वेक्टर, ठीक है जी। तो एरिया वेक्टर बना हुआ यहाँ पे, समझ में ना, पूरे का एरिया तो ए है, लेकिन इसका एरिया क्या माना मैंने, डी ए। तो देखो पॉइंट पी पर दिखाना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इधर भी होगी लेकिन कहाँ दिखानी है, पॉइंट पी पर, ठीक है। तो पॉइंट पी, तो पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वेक्टर ई इस तरफ होगी, भाई प्लस से निकल गए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे तो चलती हैं। और एरिया वेक्टर यदि बनाए पॉइंट पी पर, तो सरफेस के कैसा होगा, परपेंडिकुलर। और सरफेस ऐसे है, ऐसे है नहीं, तो इसका मतलब एरिया वेक्टर ऐसे होगा। और एरिया वेक्टर ए नहीं आएगा, डी ए आएगा, क्योंकि स्मॉल वाले का बात कर रहे हैं, और स्मॉल वाले का जो एरिया है डी ए है, तो उसका एरिया वेक्टर डी ए होगा। और मान लो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, ठीक है जी। इस तरीके से आपको समझ में आया ये डायग्राम। ठीक है जी, चलो तो अब देखो इसकी है ना थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देनी है, यही लिख देना है कि लेट अस कंसिडर ए सरफेस ऑफ एरिया कैपिटल ए, ठीक है जी। फिर आप कहेंगे लेट प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है जी। और शुरुआत में जो मैंने बोला उसकी हिंदी ये है, माना कोई पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, ठीक है जी, जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है। अब देखो आगे है ना, बिंदु P पर ध्यान देना, वेक्टर ई तथा वेक्टर डी ए, बल्कि इससे पहले एक बात करो कि इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए है ना, लेट इट्स स्मॉल एरिया एलिमेंट इज डी ए, ठीक है जी। जिसे जोन सी लैंग्वेज में लिखना हो लिख लेना, मैं दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ठीक है जी। और देखो ध्यान दो, वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का एंगल कितना है पॉइंट P पर, थीटा। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी ए एट पॉइंट P, ठीक है। बिंदु P पर वेक्टर ई तथा वेक्टर डी ए के बीच का कोण थीटा है, कोई दिक्कत तो नहीं। बस इतना लिखने के पश्चात तब आप एक काम करेंगे, तब सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है ना डी ए, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए तो है, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है जी। तो देन द मैग्नेटिक ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, then electric flux passing through, then electric flux passing through बोलो small area element है ना डी ए। तो भाई फाई ई का फॉर्मूला तो आप जानते हो, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होता है, लेकिन फाई ई की जगह डी फाई ई आएगा। क्यों? क्योंकि भैया एरिया भी डी ए है, ए नहीं है। जब एरिया स्मॉल है
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो स्मॉल होगा, समझ गए। तो इस तरीके से हो जाएगा। और देखो डी फाई ई, इसे आप लिख सकते हो ई डी ए कोस थीटा, ठीक है, ई डी ए कोस थीटा। या बल्कि एक काम कर लो, इसे बाद में इस तरीके से लिखेंगे। अब एक और बताओ, स्मॉल एरिया से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो निकाल दिया भाई, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉल एरिया डी ए से गुजर के जाएगा वो तो निकाल दिया आपने। अब निकालो कंप्लीट एरिया से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग, है ना, कहाँ से, संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो पासिंग थ्रू कंप्लीट एरिया, क्या आएगा भाई, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, आपको पता है ना, स्मॉल के लिए निकालते हैं, है ना, और इंटीग्रेशन कर दिया जाता है, समाकलन, तो वो कंप्लीट के लिए आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट तो आप जानते होंगे 12th से ही, ठीक है जी। और ये जो सरफेस है क्लोज्ड है, क्लोज्ड बंद, तो बंद समाकलन ले लो, है ना, बंद समाकलन समझते हो ना, ऐसे जीरो सी लग जाएगी, गोल सा, है ना, सर्कल लग जाएगा इंटीग्रल पर। तो ये है बंद समाकलन यानी कि क्लोज्ड इंटीग्रल। देखो ये डिफरेंशियल है, ये इंटीग्रल है, दोनों एक दूसरे कैंसिल हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो फाई ई आएगा, और फाई ई कंप्लीट के कारण है तो फाई ई आना ही चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास एक फॉर्मूला ये भी मिल गया आपको, ठीक है, एक फॉर्मूला ये मिल गया। अब देखो इसे आप ऐसे लिख लो, ई डी ए कोस थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फाई ई बराबर ई और कोस थीटा बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या रहा, डी ए। इसके बाद इधर देख लो, देखो ई और ये जो डी ए है ना, चलो पहले कोस थीटा लिख लो, ए कोस थीटा, और ये जो डी ए है ये आपका ए बन जाएगा। कैसे भाई, देखियो डी ए क्या था, स्मॉल एरिया था, अब उसका इंटीग्रल कर दिया तो कंप्लीट एरिया बन गया, और कंप्लीट एरिया तो ए होता है। या ऐसे कह दो कि ये डिफरेंशियल है, ये इंटीग्रल है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल, तो ए बचेगा, चाहे ऐसे कह दो। तो ये बन जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, एक फॉर्मूला ये बन गया। और इसे आप कैसे लिख सकते हो भाई, ए बी कॉस थीटा क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसे आप लिख सकते हो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। बताओ कोई बात ना समझ में आई हो आपको, ठीक है जी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, कर लोगे ना। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेरिवेशन भी मैंने आपको करा दिया, है ना, जिसमें आपको 3 फॉर्मूले प्राप्त हुए, और मैंने इसकी डेफिनेशन भी आपको करा दी, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गोस थ्योरम के बारे में, है ना। गोस थ्योरम तो आप जानते हैं, 12th में पढ़ के आए हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं गोस की प्रमेय, ठीक है जी। तो गोस की प्रमेय का अध्ययन हम लोग करेंगे। अब हेडिंग डालो, गोस थ्योरम, ठीक है जी, हिंदी में कहेंगे गोस की प्रमेय। अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, केवल अपोस्ट्रोफी लगेगा, क्योंकि इससे पहले एस है तो अपोस्ट्रोफी लगेगा, वही अपोस्ट्रोफी एस का काम करता है, ठीक है जी। और डायग्राम आपका यही वाला चल जाएगा, लेकिन इससे पहले डायग्राम तो प्रूफ में आवश्यकता पड़ेगी। इससे पहले इसका स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट यानी कि कथन, दो चीज़ें होती है ना, स्टेटमेंट और प्रूफ, यानी कथन और सत्यापन। तो इसका याद है आपके भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, अभी मैंने आपको सिद्ध करके बताया इतना होता है, ठीक है। लेकिन गोस ने भी बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये तो है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी होता है, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है, ठीक है, लेकिन इतना भी होता है।
तो इसका मतलब है ऐसे लिख सकते हो, तीनों का भी लिख सकते हो, इन दोनों का भी लिख सकते हो, इन दोनों का भी लिख सकते हो। ठीक है जी। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी क्लोज्ड सरफेस से पास होकर जाने वाला यानी गुजरने वाला, वो कितना होता है, वो 1/ε0 गुना होता है। और ε0 क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। क्या होता है ना, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और क्यू क्या है, क्यू है उस पृष्ठ के द्वारा घिरा हुआ आवेश, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है जी। तो बस इसके बारे में आप ऐसे ही कहते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, भाई ये और ये वैद्युत फ्लक्स है पूरा, ये वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है जी, उस पृष्ठ के द्वारा घिरे हुए आवेश का, ठीक है, 1/ε0 गुना होता है। ये बात कही घोष ने। और देखो इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में चलो मैं लिख ही देता हूं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, भाई कौन होता है 1/ε0 गुना क्यू का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तो होता है। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू है ना एनी क्लोज्ड सरफेस। ठीक है जी, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। मैंने कहा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस किसके बराबर है, इज इक्वल टू, बोलो 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 गुना है और किसका, ऑफ द चार्ज, चार्ज का, आवेश का। और चार्ज कौन सा, तो जो सरफेस के द्वारा घिरा है, तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है जी, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस है वो कितना है, वो 1/ε0 गुना है, 1/ε0 टाइम्स है किसका, उस चार्ज का जो उस सरफेस के द्वारा घिरा हुआ है ना, एनक्लोज्ड है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है जी, तो ये इसका स्टेटमेंट है, फिर दैट इज करके आपको दोनों में से कोई सही लिख दो, है ना, ये ज़्यादा लिखते हैं। ठीक है, जैसा आपका मन करे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मैंने दिया और स्टेटमेंट के बाद, हाँ यहाँ पे ये लिखने के बाद फिर आप बता दो, ये तो लिख दिया आपने स्टेटमेंट में, फिर ε0 बता दो। तो मैंने आपसे बताया ये है परमिटिविटी, है ना, ऑफ फ्री स्पेस और एयर, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। ठीक है, और हाँ इसकी वैल्यू में गलती हो गई थी उस दिन पावर में, तो इससे देख लो कि क्या आएगा, बोलो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। ठीक है जी, और इसकी यूनिट बताओ, यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कर लोगे। तो ये होता है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। ठीक है जी, क्यों क्या है मैंने बता दिया है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, पृष्ठ के द्वारा घिरा हुआ आवेश। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है जी, प्रूफ करके ये लाना है ना। तो देखो प्रूफ में ये डायग्राम बनाना है और इस डायग्राम की लैंग्वेज लिखनी है। यहां से इसे और मिला दो ऐसे, ठीक है जी, इस तरीके से, है ना। क्लियर है। देखो एक बात और सुनो, यहाँ पे जो एंगल बनेगा
वो 3D एंगल होगा जिसे डी ओमेगा से डिनोट करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखो कोई एक गोला है, गोला यानी स्फीयर, तो उसके सेंटर पर उसके किसी भाग के द्वारा, मान लो इस भाग के द्वारा जो एंगल बन रहा है उसे डी ओमेगा से डिनोट करते हैं और सॉलिड एंगल कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। हिंदी में कहते हैं घन कोण, है ना। क्या कहते हैं? घन कोण। तो घन कोण क्या है बेसिकली? देखो एक तो होता है प्लेन एंगल, साधारण कोण जो है वो तो किन्हीं दो रेखाओं के बीच है, लेकिन ये है घन कोण, यानी ये जो एंगल है ये तो 2D है और ये जो एंगल है ये 3D है, यानी द्विविमीय है और ये त्रिविमीय है। ठीक है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। कैसे? जैसे आपने बर्थडे कैप देखी है ना, ऐसे तो होती है, ऐसे, है ना, इस तरफ चारों तरफ शंकु के आकार की, यानी कोण के आकार की, कोण यानी शंकु, तो कोण के आकार की होती है और उसमें देखना ऊपर की तरफ ऐसे एंगल बना होता है, जैसे यहाँ बनाया मैंने, है ना। तो ये भी बर्थडे कैप की जैसी तो है। यहाँ पे देखो एक ही 3 डायमेंशनल एंगल बना हुआ नहीं है, क्योंकि उसमें एंगल में देखो वाई एक्सिस के अलोंग भी है जगह, ऐसे भी है जेड एक्सिस के अलोंग और ऐसे भी है, तो 3 डायमेंशनल हुआ ना। तो वो एंगल होता है 3 डायमेंशनल, जिसे आप सॉलिड एंगल कहते हैं और आप पढ़ चुके होंगे इसे 11th क्लास में। तो सॉलिड एंगल घन कोण जब स्मॉल हो तो डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, और इसका फॉर्मूला होता है, लिख लेना, है ना, पहले की बात है, ना पता हो तो लिख लेना, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, और इसकी कंप्लीट वैल्यू होती है 4 पाई। क्या होती है इसकी कंप्लीट वैल्यू? 4 पाई। ठीक है जी, जब कंप्लीट की बात करते हैं तो ओमेगा से डिनोट करते हैं और इसका कंप्लीट वैल्यू, संपूर्ण मान क्या होता है? 4 पाई होता है। ठीक है जी, तो ये बात मैंने समझा दी क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी गॉस के थ्योरम के प्रूफ में। ठीक है जी, तो मैंने कहा ये डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही रहेगा और इसका डायग्राम बनाने के बाद इसकी लैंग्वेज मैं लिखवा चुका हूँ, वहाँ से वही लिखनी है ना। बस एक बात और कह देनी है कि डी ओमेगा बी द सॉलिड एंगल। ठीक है, डी ओमेगा क्या है? घन कोण है। आइए इसके प्रूफ पे चलते हैं। ठीक है जी, तो प्रूफ हेडिंग डाल के डायग्राम बनाना है, फिर लैंग्वेज मैंने बोल दी थी वही लैंग्वेज रहेगी। अब प्रूफ कर लेते हैं। देखो प्रूफ आपको पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, वो आना चाहिए 1/ε0 इंटू क्यू। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो। ठीक है जी, आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये है, यही तो है, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है। ठीक है जी, तो एक काम करो, इसे ऐसे लिख लो, ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सुनो, ई क्या है भाई? एक पॉइंट चार्ज तो रखा है इसके सेंटर पर, बिंदु आवेश, और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने करवा रखा है ना। क्या करा रखा है? ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या उसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। ठीक है, तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ लिख देना साइड में, या शुरुआत में ही लिख देना लैंग्वेज के बाद, है ना। लैंग्वेज के बाद लिख देना वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला होता है, याद है ना आपके। और ये मान लो आर, डिस्टेंस कितनी मान ली? ओ से पी तक की आर, तो ये आर वही है। ठीक है जी, क्यों क्या है? ये चार्ज है, पॉइंट चार्ज। तो आप सबसे शुरुआत में लैंग्वेज के बाद लिखेंगे वी नो दैट या देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समीकरण 1 डाल देना, उसे लिख के और फिर यहाँ से दोबारा आओ, है ना, क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगी तो इसलिए मैंने पहले ही लिखवा दिया। अब ए का मान रख दो, ए का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये है डी ए कोस थीटा। देखो जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आएगा, क्यू बाहर आएगा और अंदर बचेगा डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। और इधर तो ऐसे चला आ रहा है, वेक्टर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, ऐसे चल रहा है। ठीक है जी, इधर ऐसे चल रहा है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और क्लोज इंटीग्रल, देखिए ये किसका फॉर्मूला है, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी ओमेगा का, तो साइड में लिख दो बिकॉज सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, डी ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है जी। और डी ओमेगा क्या है, मैंने बता दिया आपको, ये है सॉलिड एंगल। देखो इधर ऐसे चला रहा है और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इंटू क्यू है, और देखो डिफरेंशियल और इंटीग्रल कंप्लीट हुए, मतलब कैंसिल हो गए एक दूसरे से, तो फिर ओमेगा बचेगा। और मैंने आपको बताया ओमेगा कंप्लीट सॉलिड एंगल है जिसकी वैल्यू क्या होती है 4 पाई, ठीक है। ये टॉपिक आपका 11th क्लास में था, यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप वहाँ से पढ़ लेना 11th के बाइंडर या बुक से। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 4 पाई, और ये क्या है, ये है कंप्लीट सॉलिड एंगल, ठीक है जी। संपूर्ण घन कोण का मान कितना होता है 4 पाई, तो ये चला आ रहा है ऐसे ही, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू है, और इंटू में क्या रख दिया, ओमेगा के स्थान पर 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आप पाएंगे क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये किसके बराबर आया 1/एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में है क्यू, यही तो प्रूफ करना था, तो लिख देना हैंस प्रूव्ड, या नीचे लिख देना इट इज गोस थ्योरम, इट इज गोस लॉ भी कह सकते हो, गोस का नियम भी है, गोस की प्रमेय भी है, कैसी कह लो, ठीक है जी। कोई इसमें दिक्कत वगैरह आपको नहीं होगी। तो ये गोस के थ्योरम का मैंने आपको स्टेटमेंट करा दिया है, इसे आप बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है जी। तो है ना, गोस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा। स्टेटमेंट के बाद प्रूफ था जिसमें पहले डायग्राम, फिर लैंग्वेज, फिर ये है ना, इससे पहले भी लैंग्वेज बोली थी और फिर ये सारा। तो गोस थ्योरम क्या हुई, फाइनली प्रूफ हो गई। गोस ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला, पास होकर जाने वाला, वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, ठीक है जी, उस चार्ज का जो चार्ज उस सरफेस के द्वारा घिरा हुआ है, एनक्लोज है, ये प्लस क्यू चार्ज इस सरफेस के द्वारा घिरा ही तो है, ठीक है जी। तो है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेरिवेशन, गोस थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ, 4 टॉपिक, या बेसिकली कहो तो 2 टॉपिक, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक गोस थ्योरम हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया, ठीक है जी। तो आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, पढ़ते चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।